अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के न्यूयॉर्क के दौरे के हवाले से। वो अमेरिका में मौजूद हैं, UNGA में शिरकत करना ज़ाहिर है कि वो मकसद है। सेशन जो आज दूसरे दिन का उसका आगाज़ हो चुका है। कल का जो सेशन था उसमें जो जनरल सेक्रेटरी हैं अंतोनियो गुतरेस, उन्होंने जब स्पीच की तो उन्होंने ख़ास तौर पर क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की है, चूँकि वो पाकिस्तान का विज़िट कर भी चुके हैं। तो यहाँ पर जो आफत आई है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उससे वो बखूबी आगाह हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कल भी बात की। आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हुई हैं, बड़े अहम विज़िट आज जो मुलाकातें हैं उनमें नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए माहौलियात जॉन कैरी से भी उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने ये इंदिया दिया है कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए, उसको तामीर करने के लिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट फराहम करेंगे। उसके अलावा चूँकि अब सेशन शुरू हो चुका है, तकारीर हो रही हैं। 23 अगस्त को जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर करेंगे और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि शंघाई कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान के मसाइल को बड़े ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट किया था, ख़ास तौर पर माहौलियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान जो इस वक्त विक्टिम बना हुआ है, उन सारी चीज़ों को वो हाईलाइट कर रहे हैं। इस स्पीच में भी यकीनन जो पाकिस्तान के हालात हैं वो उसको हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा जब तकारीर हुई हैं, तैयब उर्दगान जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कश्मीर के बारे में एक मरतबा फिर अपना जो मौक़िफ़ है वो दोहराया है। पाकिस्तान भी हमेशा कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से अपने मौक़िफ़ से पूरी दुनिया को आगाह करता है और तुर्की भी, इस्लामी मुल्क जो है वो भी इस हवाले से जो मौक़िफ़ रखता है उसको हर मरतबा दोहराते हैं। इसके अलावा IMF के MD से बड़ी अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की और इसमें मौली ताउन के हवाले से सारी जो चीज़ें इसमें ऑब्वियसली वो सारी डिस्कशन का हिस्सा होंगी। फ्रेंच प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि हम पेरिस में पाकिस्तान के लिए, इस वक्त पाकिस्तान जिस आफत का शिकार है, कुदरती आफत का, उसके लिए कॉन्फ्रेंस का इनकाद करेंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें हम ये देख रहे हैं कि इस विज़िट से ही वो इंगेज होना शुरू हो गई है, जो हम बार बार बात कर रहे थे कि शायद आलमी बरादरी जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, लेकिन अब वो चीज़ें जो हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, ईरानी सदर, स्पेनिश जो प्रेसिडेंट हैं, दीगर सरबराहान ममलिकत जो हैं, उनसे भी मुलाकातें वज़ीर आज़म साहब की जो हैं वो हो गई हैं। आज एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि वो वहाँ पर मौजूद हैं न्यूयॉर्क में, लेकिन उन्होंने वर्चुअल मीटिंग जो है उसमें शिरकत की है ज़ूम पर। वज़ीर आज़म साहब सैलाब ज़दगान के हवाले से चूँकि बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बतौर एक स्टेट के हेड होने के आपको बहुत परेशानी भी है इस हवाले से, तो वो सारी सूरत हाल और जो इस वक्त रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से जो उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं वो जिस तरह से जारी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज भी उन्होंने डिस्कस की हैं ताकि उनको हालात का मालूम हो सके कि इस वक्त पीछे क्या हालात हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे, बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त जो गेस्ट मेरे मौजूद हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। मेरे राइट साइड पे हुमायूं खान साहब मौजूद हैं। हुमायूं खान साहब सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मेरे बाएँ तरफ मौजूद हैं एहसान टीपू साहब। एहसान साहब जो हैं ये सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। थैंक यू सो मच एहसान फॉर जॉइनिंग अस। और हुमायूं साहब आपसे मैं आगाज़ कर लेती हूँ। बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि हमें नजमुल साकिब साहब ने भी वाया स्काइप ज्वाइन कर लिया है। साबिक सफ़ीर हैं और जब हम UNGA के हवाले से बात करते हैं, ये बैनुल अक़वामी उमूर के हवाले से बात करते हैं, तो नजमुल साकिब साहब जो हैं वो बेहतरीन शख्सियत हैं कि जो इस हवाले से हमें गाइड कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शुक्रिया जी। हुमायूं साहब आपकी तरफ आती हूँ। आज की जो अहम मुलाकातें हैं, सेशन का भी आगाज़ हो चुका है, जो पाकिस्तानी डेलीगेशन है वो उसमें मौजूद है। वज़ीर आज़म साहब की जो सारी मीटिंग्स रही हैं उसके हवाले से अगर हम ये बात कर लें कि जॉन कैरी से जो उनकी मीटिंग है और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हम आपको हेल्प आउट करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे। यहाँ से आगाज़ कर लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज को जो है इस वक्त बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, उस पर फोकस किया जा रहा है। पहले बातें तो होती थी, तकारीर होती थी, लेकिन कुछ हमें कॉन्क्रीट उसमें सोल्यूशन नज़र नहीं आते थे। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा और मेरा ख्याल है कि इसको इस तनासुर से हमें लेना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए जो ये पिछले 2-3 महीनों में जो क्लैमिटी आई है, एक तो ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी थी और फिर जो इसका मोहतात अंदाजे से तखमीना लगाया गया वो किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए ऐसा है कि वो शायद एक मुल्क तो क्या, मतलब चंद मुल्क भी मिलके वो इकट्ठा उसको नहीं कर सकते। 30 से 40 अरब रुपए का अभी तक का तखमीना है, शायद ये इससे भी ज़्यादा हो जब ये पानी थोड़ा सा रिसीड करे और रिहेबिलिटेशन के अंदर हम जाएँ।
उस तनासब से मुझे लग ही रहा, और फिर उसके साथ हमने देखा कि पोर्टोरिको में जो है फ्लड्स आ रहे हैं, चाइना में फ्लड्स आए, मुख्तलिफ मुल्कों में। तो जो ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तबाही फैल रही थी, ये पिछले 1-2 महीनों से और फिर चंद सालों से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट होके आई है। तो इससे जो ये जो सोचा जा रहा था, और फिर अभी इजिप्ट में COP27 भी होने वाली है, तो ये उस सारे तनाजुर में मेरा ख्याल है इसका फोकस बड़ा अहम था, क्योंकि अभी जो दुनिया थी वो यूक्रेन और रशिया के मामलात में अभी भी बहुत ज़्यादा उलझी हुई है, अफ़गानिस्तान के मामलात हैं, और दुनिया में और भी बहुत सारे। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा फोकस दिलाया है। सोशल मीडिया ने देखा, UN के सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे आए, UNHCR की स्पेशल एनवॉय इस वक्त भी पाकिस्तान में है, फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो गए, फिर हमारे आर्मी चीफ जो है वो जब चीन गए वहाँ पे भी उसका जिक्र हुआ। SCO की मीटिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा फोकस जो था उज़्बेकिस्तान की जो प्रेसिडेंसी थी उस वक्त की उन्होंने किया। तो सारा जो फोकस पाकिस्तान की तरफ से है, जो ओवरवेलमिंग फोकस है, वो यही है कि पाकिस्तान जो है एक तो डेट के जो अंदर वो फंसा हुआ है पिछले चंद सालों में, और उसके ऊपर से ये जो कुदरती आफत आ गई है, तो इसको निपटने के लिए हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की अभी नहीं, आगे भी आने वाले चंद सालों में ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें जॉन केरी के साथ मुलाकात होनी, स्पेशल एनवॉय ऑन क्लाइमेट हैं, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो मुख्तलिफ मीटिंग्स थी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं US के IDFC, उसके साथ हुई, फिर यंग फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ हुई। तो ये एक बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का पैकेज था जो पाकिस्तान की जो पूरा डेलीगेशन गया हुआ, डिफेंस मिनिस्टर भी हैं उसमें, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी अहमियत का अमल है, और मेरा ख्याल है ये एक बिगिनिंग है। इसको हमें समझना चाहिए कि इसको और मोबिलाइज करना है। दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में, एम्बेसडर साहब हमारे साथ हैं, वो ज़्यादा हमें बेहतर बताएंगे कि अब ये कंसर्टेड एफर्ट के थ्रू हमने COP27 के अंदर भी अपनी रिप्रेजेंटेशन करनी है, दुनिया के मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर बताना है कि ग्लोबल साउथ और पर्टिकुलरली पाकिस्तान जो लेस दैन 8.8%, 1% से भी कम का जो है ग्लोबल एमिशन के अंदर जिसका हिस्सा था, उसको ऐसा नुकसान पहुंचा कि हमें 8 से 10% GDP हमारी को जो है वो खतरा हो सकता है अगले आने वाले 3-4-5 सालों में। और ये भी उस सूरत में जब जर्मन वॉच की खबर के मुताबिक हम दुनिया के 8वें मोस्ट रिस्क प्रोन कंट्री हैं, जो डिजास्टर जो है बार बार आएगा, हीट वेव्स आती हैं, डेंगू आता है, मलेरिया आता है, खतरा ऐसा नहीं है, अर्थक्वेक्स आते हैं। तो ये बेसिकली बिगनिंग है इस चीज़ का अज़म के लिए कि पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि फोरहेड करना पड़ेगा इस कैंपेन को, कि जो ग्लोबल साउथ है उसमें इतनी तबाही आ रही है, और ग्लोबल नॉर्थ को अब हमारी हेल्प, हमारी नहीं मिल के सबकी हेल्प करनी पड़ेगी। सैलाब आया है इतनी तो पहले एक्सट्रीम लेवल पर कभी नहीं देखा, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड सारी चीज़ें इस वक्त हम देख रहे हैं, और आगे अब आई ओपनर है। अब इसके बाद जो है हमें मज़ीद काम करना होगा। मैं चाहती हूँ नजम साकिब साहब की तरफ जाती हूँ, उनको शामिल कर लेते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, UNGA फोरम, पूरी दुनिया की नज़रें इसकी तरफ हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और तमाम जो बड़े ममालिक हैं उनके सरबराहान वहाँ पर मौजूद हैं, तकारीर की जा रही हैं। मैंने पहले ज़िक्र किया कि कल जो UN के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने जब इनॉग्रल सेशन में अपनी स्पीच की तो उन्होंने क्लाइमेट चेंज के हवाले से ख़ास तौर पर बात की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का भी अब हमारे ये ज़रूरत है हमारी बहुत बड़ी कि क्लाइमेट चेंज की तरफ पूरी दुनिया तवज्जो दे, क्योंकि हम लोग जो इसमें हिस्सेदार नहीं हैं लेकिन हम लोग इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ये कितनी बड़ी कामयाबी आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने एटलीस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका एहसास दिलाया है कि हम इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जी शुक्रिया नाहिद। देखिए, सबसे पहले एक दो बातों की क्लैरिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है। जी, बात यह है कि सैलाब मेरे मुल्क में आया है, आपके मुल्क में आया है, लेकिन ये हमारा एक तरह से मसला नहीं है, ये एक आलमी मसला है जिसका आपके गेस्ट ने भी जिक्र किया, आप भी जिक्र कर रही हैं। उसकी तरफ तवज्जो दिलाना, अब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा फोरम जो है मल्टीलैटरल, वो यूनाइटेड नेशंस है। जी बिल्कुल। उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जो बॉस हैं अंतोनियो गुतेरेस, वो खुद आते हैं और खुद देखते हैं। उनका जो यहाँ पे ऑफिस है वो पहले रिपोर्टें भेज चुका था। फिर उसके बाद है कि हम देखते हैं किस तरह की अगर कोई क्लैमिटी आती है तो जूनियर लेवल के अफसर को भेज दिया जाता है। सीनियर मोस्ट आपकी रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशन से होती है और वो जाती तौर पे आके देखते हैं। और कल का उनका बयान के पहले तो सैलाब में, तो बाद में डूबा है पाकिस्तान, इससे पहले यानी कर्जे में डूबा हुआ है। ये मानी खेज किस्म की बातें हैं जो इस वक्त हो रही हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन इस वक्त जो है, खासतौर पे हम अगर SCO के इजलास से लेके इसकी कंटिन्यूटी देखें UNGA में, तो बेहतरीन तरीके से हो रही है। एक दो बातों की और क्लैरिफिकेशन बड़ी जरूरी है। जी देखिए, वक्त नहीं है ये बताने का कि जी पाकिस्तान जो है
उसको तो वो तो यानी 1% से भी कम वो यानी एमिशंस उसका वो है। ये कि जी हमें तो पिछले 12-15 साल से पता है कि पाकिस्तान जहां तक क्लाइमेट चेंज का ताल्लुक है उसमें पहले 10 मोस्ट वल्नरेबल जो यानी कंट्रीज हैं उसमें आता है। ये है सही तरह से प्रैक्टिकल लेवल पे ट्रू फिगर्स के साथ दुनिया को बताने का। और इत्तेफाक की बात देखिए, यूएनजीए का इजलास जो है वो साल में एक मरतबा होता है, सितंबर में ही होता है। तो ये मौका बहुत अच्छा है। और इसमें दूसरे लेवल पे जो है, एक है आपकी जो कि जनरल स्टेटमेंट्स आप लेके जाते हैं। एक तो ये हुआ कि इस सैलाब की वजह से जो तबाहकारी हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड तो है ही, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस वक्त पाकिस्तान में ये सोच सकता है कि इसको रिकवरी प्रोसेस है वो कब शुरू होगा, कितनी देर में। इसीलिए बिलावल साहब की ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है कि हमें एक ह्यूज लेवल पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो यहाँ मैं नहीं करूंगा आपके यानी गेस्ट से कि ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें हमें जल्दी नहीं करनी कि जी अभी हम गए हैं, अभी उधर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप होगा। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम फॉलो अप एक्शंस करते रहें। और यूनाइटेड नेशंस के इस फोरम को बेस बना के, और जो मार्जिन्स पे मीटिंग हो रही है, साइडलाइंस पे मीटिंग हो रही है, बहुत अहम मीटिंग जॉन कैरी से हुई है जिसका आपने जिक्र किया है। ये वो फोरम था जॉन कैरी के साथ जिसमें के क्लाइमेट चेंज के जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन ठीक तरह से बताया गया, ब्रीफ किया गया। मेरे ख्याल में जहां तक सैलाब के और उसकी तबाहकारियों का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से मौकफ दुनिया के सामने पेश किया है। और दुनिया ने भी जो रिएक्शन दिया है, जो रिस्पॉन्स दिया है, वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। एक चीज बहुत जरूरी है इसमें याद रखने वाली कि वक्त नहीं है कि आप सियासियात को सामने लेके आए। मैंने ये यानी पढ़ा कि जी वहां पे बहुत सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है वजीर आजम शहबाज शरीफ के। देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं और ये जो आफत आई है ये मेरे पूरे मुल्क पे आई है। 1/3 तो आपको पानी में डूबा हुआ है मुल्क, उसमें आप सियासत को जरा एक तरफ रखिए और देखिए कि आप जाती तौर पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने घर में आए हुए पानी का तदारुक करूं, मैं अपनी कोशिश से पहले करूं। दुनिया से तो हम कर रहे हैं, लिहाजा कम से कम एक काम तो हम कर सकते हैं नाहिद, कि इस हमले को सियासत के हवाले ना करें, इसको अलहदा रख के एक इंसानी अलमिये के तौर पे देखें और दुनिया हमारे साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मुझे ये बताएं टीपू साहब, कुछ साइडलाइन मीटिंग्स की भी हम बात कर रहे हैं कि ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पर। जो आज मीटिंग्स हुई हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें ऑस्ट्रिया के और जो दीगर एक फ्रेंच प्रेसिडेंट से जो मुलाकात रही है और उन्होंने कहा कि हम फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस भी करवाएंगे ताकि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात का शिकार है तो कुछ हेल्प आउट किया जा सके, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज किया जा सके, उन्हें बताया जा सके। अब इस वक्त तो हमारा असल मकसद और मेन जो हमारा फोकस है या आप एक सिंगल पॉइंट एजेंडा कह लें इस वक्त वज़ीर आज़म साहब का, वो ये है कि दुनिया को ये बताएं कि पाकिस्तान किन हालात से दो चार है। तो उसमें काफ़ी बड़ी कामयाबी मिल रही है। हाँ बिल्कुल, यानी जिस तरह मायूं ने भी बात की वो पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट और फिर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी। लेकिन इसमें जो एक बहुत अहम रोल है वो जो हमारे फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, खासकर जो यूरोप में है, अमेरिका में और मिडल ईस्ट में, कि उनको भी थोड़ा सा फोर फ्रंट पे आना होगा। और आज भी जो हमारे एम्बेसडर हैं यानी वो ब्रसल्स में, उन्होंने एक यूरोप में जो बड़े NGOs हैं उनकी मीटिंग एक बुलाई है ब्रसल्स में और वहाँ पे उन्होंने सबको इंगेज किया है और जितनी यहाँ पे जो तबाहकारी है फ्लड्स की उसके वाले से आगाह भी किया है। तो मेरे ख्याल में जितने भी यानी मेजर कैपिटल्स हैं दुनिया के, वहाँ पे जो हमारे एम्बेसीज हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनको भी अपने तौर पर भी एफर्ट करनी होगी। और प्राइम मिनिस्टर क्योंकि और फॉरेन मिनिस्टर वो डोमेस्टिकली भी काफ़ी यहाँ पे उनकी है ज़रूरत भी है, वो बार बार वहाँ पे नहीं जा सकते, बायलैटरल मामला डिस्कस नहीं कर सकते। तो इनको फोर फ्रंट पे आना होगा। दूसरी जो सबसे अहम बात है मेरे ख्याल में, जो क्लाइमेट का इशू है बहुत सीरियस इशू, और ये मेरे ख्याल में नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुका है क्योंकि आपका 1/3 जो मुल्क है वो पानी के अंदर, और हाँ तो उसमें यानी उसको चाहिए कि वार फुटिंग्स पे इस हवाले से हम काम शुरू कर लें। और क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है, बाकी जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं यहाँ पे, इंटीरियर, फॉरेन मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री, उसी तरह इसको भी एक्टिव करना चाहिए। फंड्स के हवाले से कोई इशू नहीं होना चाहिए। और जिसमें की जो इंस्टीट्यूशंस हैं रियासत के, उसमें आर्म्ड फोर्सेस भी हैं,
पीएम खुद, प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर, इन सबको इन्वॉल्व करके सही। और इसको वॉर फुटिंग पे जो मसला है इसको हल करना चाहिए। और मैं हमारे केस भी काफ़ी मजबूत है, इंटरनेशनली हम ये कर सकते हैं कि यानी हमारी जो वो है 1% से भी कम जो कार्बन इमिशंस हैं, तो हम क्यों पूरी दुनिया का जो वो है हम भुगतें। तो वो हमारे सर पे हम अजाब भुगतने के लिए हम छोटे ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक, वो हमेशा वो अजाब हम पे आता है। और जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स या बाकी जो हैं वो बाकी जो डेवलप दुनिया है वो करती है। तो मेरे ख्याल में ये एक कलेक्टिव एफर्ट्स होनी चाहिए और सियासत में रियलाइजेशन एटलीस्ट होनी चाहिए पूरी दुनिया में, खासतौर पर एडवांस्ड कंट्रीज में। उनको मालूम होना चाहिए कि ये फायदा तो आपने उठाया लेकिन भुगत ये ममालिक रहे हैं, इनका क्या कसूर है। ये इसी किस्म की बात जनरल सेक्रेटरी यूएन ने भी की थी, उन्होंने भी यही बात की और सबसे बड़ी आपको एक सपोर्ट मिली उससे, उस चीज को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। और इंटरनेशनल मीडिया का इतना एफर्ट्स है कि वो सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं और उनके जो सबसे टॉप कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं उनको भेज रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड पे कि ये वाकई बहुत बड़ी तबाहकारी है। तो मेरे ख्याल में हर यानी जो एंगल है, हर फ्रंट पे हमें इस मसले को उठाना होगा और मजीद इसमें कोताही जो है वो हो सकता है फ्यूचर में और तबाही का बायस बने। सही। अच्छा हमायूं साहब, जो IMF के MD से मुलाकात रही है वज़ीर आज़म साहब की, ज़रा मैं चाहती हूँ उसकी थोड़ी सी डिटेल्स या कुछ एक्सपेक्टेशंस आगे अब क्या होने जा रहा है, इसकी क्या अहमियत है इस मुलाकात की, क्या कुछ पॉजिटिव इसके भी रिजल्ट्स हमें नज़र आएंगे आने वाले दिनों में? जी बहुत अहमियत का हामिल ये पर्टिकुलर जो उनकी मीटिंग थी, उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान पिछले 4-5 महीनों से बड़ी कोशिश कर रहा था कि हम जो हमारा जो पिछला IMF का प्रोग्राम था जो स्टॉल्ड हो गया था गवर्नमेंट जब चेंज हुई, उसको रिवाइव करने में और फिर जो मुश्किलात पाकिस्तान के को दरपेश थी, कर्ज़ों की वापसी का, जिसमें UN के सेक्रेटरी जनरल ने भी जिक्र किया कि हम दोनों चीज़ों में, एम्बेसडर साहब ने भी अभी जिक्र किया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान ने इस साल जो कर्ज़े वापस करने और उनके ऊपर जो इंटरेस्ट देना है वो ह्यूज है। और फिर जो अब क्लाइमेट की वजह से जो हमें डिज़ास्टर हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से भी है और फिर उसमें मैन मेड भी बहुत सारी वजूहत हैं, उसको केटर करने के लिए पाकिस्तान की इकॉनमी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो उसमें IMF के साथ जो हमारी शराइत थी, जो कि अभी हमें ट्रांच मिली 1.2 बिलियन की, अब हमने उसमें कुछ सब्सिडीज़ कम करनी थी, बिजली की कीमतें करनी थी, पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो नहीं थी। और आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हाई लेवल मीटिंग का, जिसमें ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो थी इनिशिएटिव जो है, उसके अंदर भी इन चीज़ों का जिक्र किया, तो ये बहुत अहमियत की हामिल मीटिंग थी। उन्होंने अपनी मुल्क के जो हालात हैं IMF के सामने रखे और बताया कि हम शायद जो है बहुत सारी कंडीशन जो कि वादा कर चुके थे हम, और जो करते हैं बेसिकली जब आप किसी भी इंटरनेशनल बैंक के साथ पाबंद होते हैं आप, तो उसमें अब आपने उस ग्लोबल क्लैमिटी का जिक्र किया, जिस तरह अभी एहसान साहब ने भी कहा कि हमारा जिक्र हमने नहीं किया ये कुछ, लेकिन हमें भुगतना पड़ रहा है। तो IMF प्रॉबेबली जो है, और फिर वर्ल्ड लीडर के साथ जब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हैं आज, जिसमें ईरानियन प्रेसिडेंट थे, फ्रेंच प्रेसिडेंट थे, ऑस्ट्रियन चांसलर थे, और उसके अलावा अभी जो वो यूएन जनरल असेंबली पहुंचे और उनकी और मुतवक्की हैं कुछ साइडलाइंस पे मीटिंग, तो उनमें वो तमाम लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को अब क्या ज़रूरत है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इट्स ग्लोबल नॉर्थ सारा जो है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे और ममालिक हैं, अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहाँ पर भी यही सैलाबी सूरत हाल हमने तो उसमें ये बड़ी अहमियत की हामिल मीटिंग थी, जिसमें UN के सेक्रेटरी जनरल ने 3 दफ़ा पाकिस्तान का जिक्र किया, अपनी जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी। और यही बात अब दुनिया के बाकी लीडर्स ने रीइंफोर्स करनी है कि ग्लोबल साउथ को किस तरह हेल्प करनी है, क्योंकि आप नहीं हेल्प कर पाएंगे अगर आप सारे मिल के एक इनिशिएटिव नहीं लेंगे। IMF की तरफ से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हमें नजर आई? देखिए, ये तो आज पहली मीटिंग थी और I'm sure उसमें होगी कि खास किस्म के जब हालात हैं तो उसमें एक अनयूजुअल सी सिचुएशन है, तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्स जो है वो करना चाहिए। बेसिकली बैंक भी जब लेंडिंग का मैकेनिज्म होता है, और बैंक ये मतलब एक तो इंडिविजुअल एंटिटी है नहीं, उसका एक बोर्ड ऑफ गवर्नर है, एक पूरा प्रोसीजर है, उसमें जब पाकिस्तान अपनी जो मसाइल हैं वो बताएगा, और उसके साथ फिर IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सिर्फ जो है वो 1-2 मुल्क नहीं, दुनिया के बेतहाशा ममालिक हैं जो कि उसके डोनर्स या फंडर्स हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को मिल के, तो यही बात जो अब अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी है आज से स्टार्ट होती है। आज से मुराद है कि अब अभी पिछले चंद महीनों से जब से हमने ये क्लैमिटी, अब हमने कॉन्टिन्यूसली, ये पहला स्टेप था, इसमें हर मौके पे हमने बहुत सारी चीज़ों को, ना सिर्फ हमने बल्कि हमारे जैसे और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसका हिस्सा हैं,
और ये अगर आज हम स्टार्ट करेंगे, ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है, नॉट फॉर पाकिस्तान बट फॉर एन एंटायर ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ एज वेल। यूरोप के अंदर आप मसाइल का देख लें जो बहुत सारे हैं, ये एनर्जी क्राइसिस, अब इसमें वो जो वेदर पैटर्न्स तो हर जगह पर चेंज हो चुके हैं, वो इसी का नतीजा है। आप 8 जो एरियाज थे जो जिसमें ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अंदर बात की गई, जिसमें पावर्टी है, हंगर है, एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट चेंज है, पेंडेमिक है, ग्लोबल इन्फ्लेशन है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के और इन जैसे ममालिक के इश्यूज को कंपाउंड करती हैं। तो हमने अब डेली बेसिस पे जो है हमारे जो मिशंस हैं, हमारे एकेडमिया, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे लोग जहाँ जहाँ मिलते हैं, हमने ऐसी एक स्ट्रेटजी बनानी है कि एक तो इसकी डोमेस्टिक लेवल पे कोई मिटिगेशन का तरीका, गवर्नेंस को बेहतर करनी, एनर्जी कंजर्वेशन करनी, आबादी आपका कितना बड़ा मसला और है। डैम्स, आबादी के अलावा देखिए डैम्स बनाने की तरफ बहुत ज़्यादा हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो हमने खुद डोमेस्टिक लेवल पे काम करने हैं उस पर भी हमें 100% जो है वो फोकस उसको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। नजमा साकिब साहब की तरफ जाऊँगी मैं एक मरतबा फिर। सर, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट भी एक वहाँ पर इंटरनेशनली जो है वो हो रही है, उसमें भी वज़ीर आज़म साहब शिरकत करेंगे। अब यूएन के इसमें जनरल असम्बली के जो एजेंडे में जो चीज़ें हैं उसमें यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसका जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, फिर क्लाइमेट चेंज है, तो उस इम्पैक्ट के नतीजे में फूड सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। और फिर हमारे यहाँ जिस किस्म की सिचुएशन है सैलाब के हवाले से, तो वो पाकिस्तान के लिए शायद उससे भी ज़्यादा उन लोगों के लिए इतनी वो चैलेंज नहीं होगा जितना बड़ा चैलेंज अब ये हमारे लिए बन चुका है। आपने नाहिद बिल्कुल ठीक कहा। ये फूड सिक्योरिटी असल में खाने का ही तो मसला है। बुनियादी तौर ताकत का मसला है, खाने का मसला है। इसके अलावा मुझे बताइए और कोई बड़ा मसला जो है वो क्या हो सकता है? बाकी सारे मसाइल इन दोनों के गिर्द घूमते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो जब बात करें तो जरा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करें। और मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल है कि फॉरेन ऑफिस ने और मुतल्लिका मिनिस्ट्रियों ने अच्छी तरह से वो टॉकिंग पॉइंट्स बनाए होंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आजकल चलते हैं, आजकल खाली खुली तकरीरें नहीं चलती। एक दो बातें जो यहाँ पे हुई हैं इस फोरम पे बड़ी अच्छी, उसमें एक दो तजादात मुझे नजर आते हैं जब मैं दुनिया को देखता हूँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखता हूँ, रियल पॉलिटिक को देखता हूँ, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखता हूँ। मिसाल के तौर पे कि जी सबको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त सैलाब का शिकार है, सबको पता है कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज में नेग्लिजिबल है। अब मुसीबत तजाद ये है कि जिन मुल्कों ने फैसला करके पाकिस्तान के लिए मदद करनी है या पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के असरात से दूर रखने के लिए कोई वाज़े हिकमत अमली इख्तियार करनी है, वो वही मुल्क हैं जो क्लाइमेट चेंज को खराब कर रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज का बुनियादी तौर पे हिस्सा है। मिसाल के तौर पे अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया को तो छोड़ देना, वो तो जब पाकिस्तान की बात आती है तो वो तो बात ही कोई नहीं सुनते, उनका तो दिमाग ही बिल्कुल खराब हुआ है। खासतौर पे ये मोदी साहब के जो दो टर्म्स हैं। अब ये कि इस तजाद, ये वो तजाद है जो कि फॉरेन ऑफिस के डिप्लोमेट्स के लिए, और जो जिक्र हुआ अभी बाकी यानी हमारी जो एम्बेसीज हैं उनमें जो हमारे एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, कौंसल जनरल्स हैं, जो हेड्स ऑफ मिशन हैं बाहर दुनिया में तकरीबन 100 के करीब, ये उनका काम है कि वो अपने लेवल पे, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे अपनी होस्ट कंट्रीज में जाएं और उनको बताएं। क्योंकि एक आपने स्टेटमेंट दे दी प्राइम मिनिस्टर ने या मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने या फॉरेन मिनिस्टर में, ये काफी नहीं है। तो फॉलो अप एक्शंस में तो जो मैं चैलेंज आपको बता रहा था इस वक्त बहसियत एक डिप्लोमेट के जो मुझे लाहक है वो ये है कि यानी मैंने उन लोगों से मदद लेनी है जो इस मुसीबत का असल में जिम्मेदार है। बिल्कुल सही। ये बड़ा चैलेंज है जिसके लिए कि मेरे ख्याल में हमारी जो फॉरेन ऑफिस है या जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो इस काबिल हैं कि ध्यान, चाइना के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं सियासी या मुआशी या ट्रेडिशनल या तारीखी, उसमें आप इस तरीके से चाइना से बात करेंगे कि देखें आपकी एमिशंस के साथ हमारी मुसीबत पड़ रही है तो आप इसके बाद बड़ा मुश्किल है। तो ये वो चैलेंज है जो तजाद में आता है। बाकी इसके अलावा जो बाकी मुल्क हैं, एक बात आपको और बताऊं कि जब दुनिया में किसी भी मुल्क में, मसलन हेटी में कोई मसला आता है, कुछ सैलाब आता है, आपका इथियोपिया में कोई मसला पड़ता है, अफ्रीकन कंट्रीज में आता है, तो पाकिस्तान अपना पूरे का पूरा किरदार अदा करता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि आज मुझे मुसीबत पड़ी है तो उन मुल्क में, जिन मुल्कों में हमने मदद भेजी मुश्किल के वक्त, वो मुल्क
वो सबसे आगे होंगे कि यार पाकिस्तान ने हमारी मुश्किल में मदद की थी, तो लिहाजा उधर केस बनाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। सही है। दूसरा जो है इसका वो ये है कि अब अगर इमदाद आती है आपके पास, उसकी डिसेमिनेशन कैसे होती है। और जो एक बहुत बड़ा हमारा बुनियादी अंदरूनी मसला गवर्नेंस का रहा है, खासतौर पे 2-3 बरसों में, जो कि अभी ठीक होता नजर आ रहा है, उसमें उसकी डिसेमिनेशन इस तरह से हो कि यूएस एड के जो थैले हैं वो मुझे बाजार में बिकते हुए नजर ना आए। बिल्कुल मुझे कुछ का सिस्टम चाहिए कि ये सारे के साथ सबसे पहले तो जानने बचानी है, और उसके लिए मैं अपने मुल्क पे कुर्बान जाऊं। मेरे मुल्क के अपने लोग सबसे पहले पहुंचते हैं, और मैंने ये देखा, बच्चों ने बिस्कुटों के डब्बे उठाए हुए हैं, लोगों ने अपनी गाड़ियां भरी हुई हैं सब्जियों और दालों और यानी खाने पीने की चीजों से, कंबलों से, दवाइयों से। ये सबसे ज्यादा मदद है। लेकिन इस वक्त की आखिरी बात जी, मुझे ये बताइए, आप और आपके ये दो जो एमिनेंट पैनलिस्ट हैं, क्या वजह है कि जब हम अपोजिशन में होते हैं पाकिस्तान में, तो हम इस तरह के किसी अलमिये को समझते हैं कि ये गवर्नमेंट का मसला है। मुझे चाहिए इस वक्त कि हमारी सारी अपोजिशन भी मैदान में उतरे, पांचे अपने ऊपर करे और बताए कि वो पाकिस्तानी है, वो सिर्फ हुकूमत नहीं चाहते, वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद चाहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। बहुत अच्छी बात की है एहसान साहब। इसको अगर थोड़ा सा इस पे कमेंट कर लें आप, जो उन्होंने बात की है कि हर दौर की जो अपोजिशन है उसको ये समझना चाहिए मुल्क तो आपका अपना है ना, सियासत तो फिर चलती रहेगी हमेशा। ये मामला तो हमेशा, सबसे पहले आप आवाम के बारे में सोचें और लोगों के बारे में सोचें जो आपको वोट देते हैं। आज आप अपोजिशन में, कल आप हुकूमत में होंगे, तो इसी आवाम के वोट से ही तो आप आएंगे। ये सबसे बड़ा मसला है मेरे ख्याल में। क्लाइमेट चेंज का इशू तो अपनी जगह, लेकिन मुल्क के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है खासकर पॉलिटिकल फ्रंट पे, कि एक मुल्क की बड़ी यानी सियासी पार्टी है, हर सूबे में उसकी यानी 2 सूबे में हुकूमत भी है और उनकी अच्छी फॉलोइंग भी है, बजाय ये कि वो इस वक्त हुकूमत के साथ या मुल्क के साथ उन्होंने अपनी सियासी पॉलिटिकल वो पॉइंट्स इसी पॉइंट पर मिल बैठे हैं। इस पे और यानी इससे बड़ी क्या ट्रेजेडी हो सकती है कि 3 करोड़ या 3 करोड़ के आसपास आपके लोग इफेक्ट हुए हैं, मुल्क यानी 1/3 आपका, और आप दावा करते हैं लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, एक बड़ी तादाद आवाम की, उनके लिए सोच लें। और उसी वक्त यानी जब ये डिजास्टर आया उस वक्त लोग या जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो रेस्क्यू में, रिलीफ में बिजी थे, तो यहाँ पे जलसे भी हो रहे हैं। और पिशावर में कुछ इस तरह के जलसे हुए हैं कि जिसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं वो खुलेआम इस्तेमाल हो रहे थे। हालांकि पिशावर के साथ ही चारसदान और शेरे के जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बेचारे सारे लोग आके मोटरवे पे उन्होंने पनाह दी थी, तो वहाँ पे रिलीफ के लिए वो मशीनरी नहीं थी, लेकिन जलसे के लिए थी। डीआई खान जो पूरा डिवीजन है उसमें भी यही सिचुएशन थी। तो ये मेरे ख्याल में इन चीज़ों से सोचना चाहिए कि मुल्क रहेगा तो ये सियासत भी चलेगी फिर, क्योंकि ये मुल्क का, जिस तरह हमायूं ने भी बात की कि ये मुल्क के लिए खतरा बन चुका है और ये वाकई नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुका है। बिल्कुल। अच्छा, असल में दूसरा ये कि सोशल मीडिया पे जो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा चलाया गया, तो उसमें उन्होंने एक मिसाल यानी है कि यूके एड की वो गंदम की बोरियां की, ये देखो सिंध में कहीं पे फिरोख्त हो रही हैं, हालांकि वो बिल्कुल झूठ था। उस हवाले से फिर वो भी चीज़ आई क्लैरिफिकेशन। तो इस बजाय ये कि आप मदद करें, आप उल्टा वो जो बाहर से यानी लोग सपोर्ट करें उनको भी कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, उसमें आप यूएन से आप उनको डिस्करेज करें, आप उनको ये बता रहे हैं कि जो कुछ आप भेज रहे हैं वो सही लोगों को नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली, कि ये चोर हुकूमत है, गलत किस्म की ये मेरे ख्याल में मुल्क दुश्मनी है और अवाम दुश्मनी है। इससे निकलना होगा, चाहे जो भी अपोजिशन में, चाहे ये आज की अपोजिशन हो या फ्यूचर में कोई अल्लाह न करे इस तरह की मुसीबत हो, तो उस वक्त भी अपोजिशन को यानी साथ मिलकर मामलात को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये चाह रही थी कि ये तो चूंकि नजम साकिब साहब ने बात की तो मैं चाह रही थी इस पे कमेंट हो जाए। अब मुझे इस टॉपिक को कंक्लूड करना, आगे जाना है। ओआईसी राब्ता ग्रुप का जो इजलास हुआ है उसमें जब एड्रेस किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, वज़ीर ख़ारजा साहब ने, उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की। उनका इससे निपटने के लिए हमें अक़वाम मुत्तहिदा के जो है मंदूब के तकर्रुर का उन्होंने डिमांड की है कि उसका जो है उसका अपॉइंट करें, एक मुस्तकिल मंदूब होना चाहिए जो इस सारे मामले पर जो है करे। इस पे ज़रा थोड़ा सा क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त हम दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। इस्लामोफोबिया भी एक बहुत बड़ा एक ऐसा नुक्ता है कि जिस पर बात करने की ज़रूरत है। दुनिया की रियलाइजेशन जो है वो हमें ज़रूर करवानी है। बिल्कुल, इस्लामोफोबिया का जो इशू है और खासकर जो वेस्ट में वहाँ पे, और फिर हमारे पड़ोस में इंडिया में जो वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, यानी
और तो उसकी वजह से यानी टेररिज्म का अभी उससे पहले हम ऑलरेडी 20 साल जो है इस टेररिज्म में हम भी शिकार हैं, पूरी दुनिया शिकार रही है। तो उससे वो चीज़ जो है वो फीड होती है, टेररिज्म भी, एक्सट्रीमिज्म भी। तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा फोरम जो है वो यूएन का है, जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल है। तो वहाँ पे इस इशू को उठाना चाहिए कि ये मुस्लिम जो है पूरी दुनिया की आबादी, उनकी एक यानी सेंटिमेंट्स है इसके साथ, और इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो सब बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को उठा भी सकती है ग्लोबल फोरम्स पे। और बिलावल भुट्टो जरदारी यानी उनका भी यानी ग्लोबल जो बड़े कैपिटल्स हैं वहाँ पे उनकी है इज्जत भी है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वजह से भी। और अभी तक जितने भी उनके एंगेजमेंट्स रहे उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान का केस पेश किया। ठीक है, नजम साकिब साहब मेरे साथ मौजूद थे, हुमायूं खान और एहसान टीपू इस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, इसको अब हम कंक्लूड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नजम साकिब साहब सर आपका, फॉर्मर एम्बेसडर मौजूद थे यूएनजीए के हवाले से मुझसे बात कर रहे थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ सैलाब के हवाले से जो सारी सूरत हाल है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने शंघाई कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद अब वो यूएन जनरल असम्बली में जिस तरह से साइडलाइन मीटिंग्स में और ओवरऑल दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान किन मसाइल का शिकार है, उसमें उन्हें बहुत कामयाबी मिल रही है। तो इस सारी सिचुएशन के नतीजे में ही हमने देखा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल आखिर इस तरफ तवज्जो दे रही है। और हमने ये देखा है कि एंजेलिना जूली जो यूएनएचसीआर की स्पेशल एनवॉय हैं वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान का विज़िट कर रही हैं। अभी इस हवाले से बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है एहसन इकबाल साहब ने, वफाकी वज़ीर हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब। जी वालेकुम सलाम। सर इस वक्त आप लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, बड़े हाई लेवल पर ही सारी कोशिशें हो रही हैं, दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है, ये रियलाइजेशन देने की कोशिश की जा रही है कि क्लाइमेट चेंज के नतीजे में पाकिस्तान बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, और सैलाब में जो सारी सूरत हाल है उसमें भी पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। वज़ीर आज़म साहब न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, वहाँ पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी मीटिंग हो रही है। आज जॉन कैरी से भी मीटिंग हुई है, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए पाकिस्तान को हेल्प आउट करेंगे। ज़रा इस पर रोशनी डाल दीजिएगा कि कितनी अहम और कितनी कामयाब कोशिशें हैं ये आपकी तरफ से। देखिए, इस वक्त जो दुनिया में पाकिस्तान का केस है वो बड़ी हद तक तस्लीम किया जा रहा है कि पाकिस्तान को ग्लोबल वार्मिंग की सजा मिली है जिसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है जी। और हुकूमत ने पहले दिन से ही भरपूर सफारती सतह पे कोशिशें शुरू कर रखी थी कि राय अम्मा को हम ये बराबर करा सकें कि क्लाइमेट चेंज ने कैसे पाकिस्तान में वसी पैमाने पर नुकसान किए हैं। और उसका एक जो आगाज है वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का दौरा था, और उन्होंने जो पैगाम पूरी आलमी बरादरी को पाकिस्तान आकर दिया वो बहुत पावरफुल। और इसी तरह दीगर जो अहम लोग हैं, उसके बाद कई वजारती सतह के वफूद आए, कांग्रेस अमेरिका के उसके मेंबर्स पाकिस्तान आए, और यूएस के एडमिनिस्ट्रेटर आई उनकी, और अब एंजेलिना जूली आई हैं, और इसी तरह कई और ममालिक से वफूद आ चुके हैं। और अब ये बात सबको तस्लीम की जा रही है सब कैपिटल्स में कि इसमें पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए और एक आलमी ताउन जो है वो किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने जनरल असेंबली में भी इसी हवाले से अपनी मुलाकातों में ये मौजू ज़ेर बहस रखा, और अब जो उनका खिताब होगा उसमें भी वो पाकिस्तान का मुकदमा उजागर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इन सब कोशिशों से जहां हम अपने वसाइल से एक रिहेबिलिटेशन का और रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू करेंगे, इसमें हमें एक अच्छी आलमी इमदाद भी साथ मिलेगी, क्योंकि ये जितना बड़ा स्केल है, पाकिस्तान जैसा क्या तरक्की याफ्ता मुल्क भी शायद तनहा उस पर काबू ना पा सके। इसलिए इस पर जरूरी है कि हम एक ग्लोबल जो सपोर्ट है उसको हासिल करें। और ये बड़ी अल्लाह का शुक्र है कि तो पजीराई हो रही है अभी जो ताशकंद में और समरकंद में वहाँ पर बहुत अच्छा ताउन एससीओ कंट्रीज की तरफ से मिला। और अब इसी तरह जो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी तमाम आलमी लीडर्स पाकिस्तान के लिए सिंपैथेटिक हैं। मल्का बरतानिया की जो रसूमात थी उनकी इख्तितामी, उसमें भी आलमी रहनुमाओं ने जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत इज़हार यकीन किया। तो ये सारी जो आलमी सतह पे कोशिशें हो रही हैं, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुफीद साबित होंगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे अब ज़रा थोड़ा सा डोमेस्टिक लेवल पर आ जाते हैं। ग्लोबली तो हम काफ़ी इसमें कामयाबी हासिल कर भी चुके हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं
कि पाकिस्तान के इस जो सिचुएशन है उसको लोग समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है। कल आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज जो हैं उनको आपने इंस्ट्रक्शन दी है और आप यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दावत देते हैं कि वो मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन पैकेट्स जो हैं वो बनाएं ताकि लोगों को हेल्प आउट किया जा सके। इस किस्म के इनिशिएटिव का क्या फ़ायदा होगा, किस कदर लोग जो हैं जो इस वक्त मुतासिर हैं सैलाब से उनको फ़ायदा होगा? दूसरी एक और बड़ी अहम बात थी जो मुझे महसूस हुआ कि आपने कहा कि जो हमारे उलमाए कराम हैं उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की हमें ज़रूरत है कि वो जुम्मे के खुतबे में लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएं, इस डिज़ास्टर के बारे में बताएं, इस मुसीबत के बारे में, ताकि लोग जो हैं वो मदद करें लोगों की। देखिए, इस वक्त 1/3 पाकिस्तान सैलाब से तबाह हो गया जी। 2/3 पाकिस्तान बिल्कुल सही सलामत है। तो ये 2/3 पाकिस्तान जो है इसने 1/3 का हाथ थामना है। और इस वक्त कई जिला ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको जमीन नजर नहीं आती, वहाँ पे समुंदर है, हद नजर समुंदर है और लोगों का घर बार, मवेशी, जानवर, उनकी खेती बाड़ी, उनकी जमा पूंजी सब पानी में डूब चुका है। तो इसलिए अब जरूरी है कि हम उनकी मदद करें। और ये जो लाखों लोग बेघर हुए हैं उनमें कई खवातीन हैं जो हामला हैं, कई खवातीन हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, कई बच्चे हैं जो अभी नौमौलूद हैं या अभी छोटे हैं, उनकी ग़िज़ाइयत की कमी है। जिसके वजह से हमें ये खतरा है कि ये हजारों की तादाद में बच्चे जो हैं ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से जिस्मानी और ज़हनी तौर पर इनकी सलाहियतें मुतासर ना हो और इनका मुस्तकबिल खराब ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त खुराक का कि जो नौज़ायदा बच्चे हैं या जो खवातीन हैं जो इस वक्त बच्चों को जिनको पैदाइश होने वाली है उन सब की ग़िज़ा के लिए हमें गैर मामूली एफर्ट की ज़रूरत है। ये लोग कैंप्स में हैं, कैंप से बाहर हैं, रास्तों पे हैं। तो इसलिए हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि 20 लाख फूड पैक्स फॉर इन्फेंट्स एंड मदर्स इनको हम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के ताउन से इकट्ठा करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 3 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। तो इस 3 मिलियन से अगर हर स्टूडेंट एक एक पैक लेकर आए तो हम बासानी 2 मिलियन पैक्स जो है वो चंद दिनों में जमा कर सकते हैं। इसके लिए कल हायर एजुकेशन कमीशन बाकायदा ऐलान करेगा। स्टूडेंट्स अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर ये जमा करेंगे और इसे फिर हम मुसल्लह अफवाज की जो इस वक्त रिलीफ एफर्ट है पाक फौज के जरिए हम मुख्तलिफ सेंटर्स में और मुख्तलिफ आबादियों में तकसीम करेंगे ताकि जो मुस्तहक लोग हैं उन तक पहुंचे। ठीक है। और सर उलमा कराम के हवाले से जो है उनका ताउन कितना जरूरी है? कराम का ये बहुत जरूरी है कि जुमे के खुतबों में वो लोगों को इसार की तलकीन करें, लोगों को बताएं कि जब उनकी मुल्क की इतनी बड़ी तादाद इस इब्तिला में मुब्तला है तो हमारे पास अगर हमारे कारोबार सलामत हैं, हमारी फसलें सलामत हैं, हमारे घर बार सलामत हैं तो इसके अंदर वो लोग हिस्सेदार हैं, हमें उनके लिए हिस्सा निकालना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हम में से हर कोई जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे वो खुराक कर सकता है, चाहे वो कपड़े कर सकता है, चाहे वो टेंट कर सकता है, चाहे वो कंबल कर सकता है, जो भी जिस शक्ल में वो कंट्रीब्यूट कर सकता है वो इन लोगों के लिए जरूर कंट्रीब्यूट करे। और जैसे मैंने कहा कि अगर हम 2/3 पाकिस्तान तहिया कर लें, 1/3 पाकिस्तान का हाथ थामना है तो शायद हमें फिर बैरूनी मदद की भी जरूरत ना पड़े। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारी सब वक्त कम है, अब मैं आपकी तरफ आऊँगी। एंजेलिना जोलियट के हवाले से हम बात कर रहे थे, पहले भी गालिबन 5वां विज़िट है उनका ये पाकिस्तान का। उससे पहले भी वो पाकिस्तान 4 मरतबा विज़िट कर चुकी हैं, ज़लज़ले में भी और सैलाब में भी, 2010 में भी वो आई थी। आपको ये लगता है कि इसके बाद ग्लोबली ज़्यादा पेशरफ्त होगी अब जब वो आई हैं पाकिस्तान का? वो सिंध में कल भी उन्होंने दादू और जो दीगर इलाके उसका विज़िट किया और शायद 2 दिन मज़ीद वो पाकिस्तान में रहेंगी, तो इससे फिर बाकी लोगों की भी तवज्जो जो है मबजूल होगी? जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो एक, क्योंकि वो स्पेशल एनवाय बनाई इसलिए गई थी कि उनकी एक अपनी एक पर्सनालिटी और एक सेलिब्रिटी स्टेटस है और उसके अलावा उनका बहुत सारा काम भी है ह्यूमैनिटेरियन एड की वजह से। तो जब वो ख़ुद इस किस्म की जो फिगर्स हैं वो फील करते हैं कि इस किस्म के डिज़ास्टर्स हुए हैं जहाँ पे वो जाते हैं तो वो दुनिया का मीडिया उनको फॉलो करता है और उसको फॉलो करने में आप इंफॉर्मेशन के अंदर रहते हैं तो बहुत सारे लोग जो कि बेसिकली देखें जिस तरह से कैटास्ट्रॉफी दुनिया के अंदर बहुत सारी जगहों पे आ रही है, जापान में भी टाइफून्स आ रहे हैं, पोर्टोरिको का मैंने जिक्र किया, चाइना का किया और बहुत सारे ममालिक, बांग्लादेश, उसमें डोनर्स की एक फटीक भी हो जाती है। अभी हम जो है ना उसमें वो बार बार दिमाग में उनके आता है। तो इस तरह के विजिट से
बहुत फ़ायदा होता है कि आप हाईलाइटेड रहते हैं दुनिया की नज़र में। तो मैं इसको बहुत जो है ना बड़ा शुक्रिया उनका कि वो उन्होंने फिर एक दफ़ा पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो परेशानी और मजबूरियां जो हमने देखी हैं उसमें वो आई और वो विज़िट कर रही हैं। उसके अलावा जो एहसान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था वो बड़ा अहमियत, और एहसन इकबाल साहब ने भी उसके, ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई थी ना, ये बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। आज से पहले हमने ये नहीं देखा। 2005 के जो है वो ज़लज़ले के अंदर भी हमने ये नहीं देखा, 2010 के फ्लड में भी नहीं, उसमें तमाम लोग जो थे वो उठते थे, उनका होता था कि हमारे पाकिस्तानी भाई या बहन या बच्चों को ये मसला है। अब हम जो है ना पंजाब और केपी अलहदा एक सियासत वाली उसमें है, सिंध और बलूचिस्तान डूबे हुए हैं, पूरे साउथ पंजाब डूबा हुआ है। तो वो जो जज्बा था वो ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हमारे बहुत सारे फलाई इदारों में बहुत है, लेकिन जिस तरह आप वो कह रहे हैं कि जुम्मों के खुतबों में बताया जाए, उसके बताने की रीज़न यही है कि वो जो 2/3 अभी नहीं है उसको क्यों नहीं एहसास हो रहा कि ये हमारे लोग हैं, हम डूबे में, आज अल्लाह ना करे ये हैं तो कल हम भी डूब सकते हैं। तो वो जो फीलिंग है उसको मेरा ख्याल है थोड़ा कम करना चाहिए, हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह करे शायद और हो जाए। और रियलाइजेशन भी शायद बहुत हल्कों में हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया ने ये मामला बहुत उठाया है कि आप जो है जलसे कर रहे हैं और उधर जो लोग डूब रहे हैं, उस मामले ने उनको भी जो है, जिनकी जिक्र हम कर रहे हैं पिछले हर प्रोग्राम में करते हैं, थोड़ा सा एहसास दिलाया है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है हर मौके पे हमें करना चाहिए। ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मतलब ये है कि इससे आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये नेशनल सिक्योरिटी का इतना बड़ा मामला है कि हमें इसका अंदाजा ही नहीं है। बिल्कुल। तो हमारा जो दुश्मन है जिसका इंडिया हम अक्सर जिक्र करते हैं, उससे अब हमें इतना खतरा नहीं है जितना हमें इस क्लाइमेट चेंज की वजह से हो गया, तो आबादी से हो गया, हमारे मसाइल से हो गए। तो इसलिए हमें मिलजुल के सब लोगों को, फर्स्ट इंटरनल एंड देन आपके एक्सटर्नल दोस्त बहुत हैं, जिसका चाइना का मैंने जिक्र किया, ये ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव चाइना का था जो 20 सितंबर को उन्होंने किया। उसमें आज भी जो है फॉरेन मिनिस्टर चाइनीज जब वो हेड कर रहे थे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो किया, अपना खिताब किया, बहुत अहम गुफ्तगू है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हेल्प बहुत ज़रूरी है, और अगर पाकिस्तान की आप नहीं करेंगे तो फिर जो है आप कल बांग्लादेश की नहीं होगी, परसों श्रीलंका की नहीं होगी, और ये इफेक्ट सिर्फ ये इन मुल्कों में नहीं होगा, इसका एक डोमिनो इफेक्ट हर मुल्क पे आएगा। पूरा एक साइकिल है, जाहिर है कि सब उसे डिस्टर्ब होंगे। एहसान साहब, एक तो एंजेलिना जोली का विज़िट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले सेक्रेटरी जनरल UN ने विज़िट किया, पूरी दुनिया जो है वो इस तरफ तवज्जो दे रही है। वज़ीर आज़म साहब चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं, न्यूयॉर्क में, बता भी रहे हैं। हमारे यहाँ अब काफ़ी सारी चीज़ें पोलराइजेशन के हवाले से भी हमने बात कर ली, लोग हेल्प आउट कर रहे हैं। अब वो कैंप्स में जो सूरत हाल है, ज़रा थोड़ा सा उसको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अब जैसे हसन इकबाल साहब ने कहा कि हमला ख़वातीन है बड़ी तादाद में, एक तो बल्कि जो आ रही हैं रिपोर्ट किया जा रहा है 90,000 शायद बताया जा रहा है, तकरीबन इतनी ख़वातीन वहाँ पर मौजूद हैं। और उसके अलावा जो वबाई अमराज इस वक्त फूट रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस वक्त मलेरिया है, गैस्ट्रो है, डेंगी है, इस किस्म की चीज़ें, स्किन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए भी एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर ख़ास तौर पर हमारी जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है उसको आगे बढ़कर काम करना होगा, क्योंकि आम आदमी इस हवाले से काम नहीं कर सकता। ये पोस्ट फ्लड जो है चीज़ें होंगी, ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसके लिए भी बहुत ज़्यादा हमें रिसोर्सेज भी चाहिए। और ख़ासकर जो अब जिस तरह आपने डॉक्टर्स की बात की कि डोमेस्टिकली भी इंटरनेशनल भी, अब जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उन्होंने भी एक पूरी टीम भेजी है यहाँ पे जो इस हवाले से वो काम भी कर रहे हैं, वो एक्टिव है पाकिस्तान आर्मी के साथ, और बाकी भी जो दोस्त ममालिक हैं। यानी जिस तरह 2005 के ज़लज़ले में, और मेरे ख्याल में 2010 में भी क्यूबा से एक पूरी डॉक्टर की एक डेलीगेशन आई थी जिन्होंने कश्मीर में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। तो इस हवाले से भी हमें बात करनी चाहिए। और एक जो एम्बेसडर साहब ने शुरू में बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब को वहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पे वाकई कि कितना यहाँ पे नुकसान हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, और हमें बड़े यानी शाही हो के नहीं, बड़े बोल्ड तरीके से कि हम दुनिया की जो है जिम्मेदार तो आप हैं, जिम्मेदार तो आप हैं, बिल्कुल। और ये बात आपको ऑलरेडी इसी रवैये के साथ जाना होगा। और जो सेक्रेटरी जनरल थे UN के, उन्होंने यहाँ पे ये बात की कि हम सॉलिडेरिटी के लिए नहीं, हम जस्टिस के लिए यहाँ पे कि ये जस्टिस का जस्टिस तो ये है ना, ये उन्होंने बड़ी अच्छी जो बात मुझे वो लगा, उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारान है उनसे मदद हासिल करना और उनके सामने अपने मसाइल बताना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसको आप उनके सामने जब पेश कर रहे हैं, आप उनको बता रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसका एक पॉजिटिव आउटकम हम ज़रूर देखेंगे फ्यूचर में। हुमायूं खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, एहसान टीपू साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है, इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते अब इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।
Allah